लाइफ इज अ जर्नी। इस जर्नी में बहुत सारे लोग जुड़ते जाते हैं, लेकिन काफी लोग बहुत एंड तक भी इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते, इस टेक्निकलिटी को समझ नहीं पाते। बट वहीं कुछ लोग हैं जो बहुत छोटी उम्र में इस लाइफ को समझ जाते हैं, इस टेक्निकल इक्वेशन को सॉल्व करके जल्द ही अपना रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही कुछ वन ऑफ द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर जो है मिस्टर हिमांशु कुशवाहा, जिन्होंने ना सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया, बाकी आज की डेट में हजारों लाखों लोग उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और आज ना सिर्फ एक, दो या तीन, उनके पास ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, 13, 14, 14 से ज्यादा कंपनीज आज उनके अम्ब्रेला के अंदर है। उनके पास रियल एस्टेट में भी काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम है, और भी बहुत सारी कंपनीज वो डालते जा रहे हैं। आज की डेट में उनके पास वन ऑफ द बिगेस्ट चेन ऑफ एसोसिएट्स जुड़े हुए हैं, जो कि 53,000 से ज्यादा हैं। कस्टमर्स की बात करें तो सिर्फ रियल एस्टेट में उनके कस्टमर्स 25,000 से ज्यादा, जो कि सैटिस्फाइड है और हैप्पी हैं और आगे भी उनसे जुड़े रहना चाहते हैं। 35 से ज्यादा साइट्स हैं, 65 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। और अगर मैं बोलना शुरू करूं तो मैं रात तक बोलते ही रह जाऊंगी, लेकिन चलिए जानते हैं उनके बारे में उन्हीं की जुबानी। मुझे यहाँ नाम जानने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस नाम से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। तो चलिए हम उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपने एंटरप्रेन्योर बनने का कब सोचा? एंटरप्रेन्योर बनने का सपना बचपन से रहा। बचपन से एक चीज़ ये क्लियर था कि मुझे एक इंडस्ट्री क्रिएट करना है, एक अपना बिजनेस करना है। तो ये चीज़ें बचपन से एकदम क्लियर थी और ऐसा कभी नहीं, जब से मुझे लगता है कि 7th या 8th स्टैंडर्ड में क्लास में रहूँगा, तब से ये था कि मुझे अपना बिजनेस करना है। कौन सी उम्र में आपने ये जो एंटरप्रेन्योरशिप अपनी स्टार्ट कर दी थी? अगर हम बिजनेस की बात करें तो 24-25 ईयर में रियल एस्टेट के बिजनेस को हमने शुरू किया था और 2 साल 3 साल तक लगभग एक कंपनी में एज ए एम्प्लॉय मैंने एज ए सेल्समैन मैंने काम किया था। वो भी रियल एस्टेट की ही कंपनी थी, जो कि प्रयागराज बेस्ड कंपनी थी। उसमें लगभग 3 साल तक एज ए एम्प्लॉय काम करने के बाद फिर हुआ कि नहीं, मेरे को अपना अभी करना है, चूँकि बिज़नेस अपना करना ये एकदम क्लियर था। और जुलाई 2018 में फिर ये डिसाइड हुआ कि नहीं, अब मुझे वहाँ से छोड़कर अपनी कंपनी करना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 3 साल दूसरी कंपनी में काम करने के बाद फिर अपना काम शुरू किया गया। सर, तो आपकी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी बिजनेस में ही था, या आप पहले इंसान हैं अपनी फैमिली से? नहीं, बिज़नेस भी था, फादर का मेरे बिज़नेस था और मम्मी मेरी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थीं। तो वो दोनों ही चीज़ था, बिज़नेस भी था और नहीं भी था, दोनों चीज़ कह सकते हैं। तो क्या आपने फैमिली बिजनेस को ही आगे ले जाया, या आपने खुद से अपनी फाउंडेशन खुद क्रिएट की? नहीं, फैमिली बिज़नेस को नहीं, फैमिली बिज़नेस जब तक फादर हमारे चला रहे थे, तभी तक चला है। उसके बाद फिर फैमिली बिज़नेस को हमने ड्रॉप किया था और ये पूरा अपने से शुरू किया गया था। तो कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जो जब आपने अपना ये बिजनेस शुरू किया आपने फेस किए? शुरुआत के दिनों में कोई चैलेंजेस ऐसा नहीं था। जैसा कि बिज़नेस कोई भी शुरू होता है तो एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो अमूमन आता है, लेकिन चूँकि 3 साल जब मैंने काम किया था तो मार्केट मैंने अपने आप की वो बिल्डअप की थी। मेरा वो मार्केट था कि ये प्रॉब्लम मेरे पास नहीं आया था। लोगों का विश्वास, मैं भले ही एक सेल्समैन था या एक कंपनी में एम्प्लॉयी था, लेकिन एम्प्लॉयी होते हुए भी मार्केट में अपने नाम को और अपने विश्वास को मैंने उतना बना लिया था 3 साल में कि मेरे पास ये दिक्कत नहीं आई। चैलेंजेस, बिज़नेस जब एक बार रन पे आ गया, बिज़नेस बहुत अच्छा चलने लगा, तब चैलेंजेस आना शुरू हुए। तो सर, कभी ऐसा कोई मोमेंट आया जिसमें आपको आ, एक तरह का डर लगा हो कि अब इससे आगे कैसे जाऊंगा मैं? ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन चूँकि होता क्या है, जब आप का गोल एकदम डिसाइड होता है कि मुझे करना है और मुझे यही करना है, ये मेरा टारगेट है लाइफ़ का, तो फिर डर नहीं लगता, क्योंकि आपकी मंज़िल आपके सामने होती है। जब मेरे हिसाब से आदमी को डर तब लगता है जब उसके माइंड में कन्फ्यूज़न होता है कि मुझे अभी करना है कि नहीं करना है, या ये करना है या ये नहीं करना है, तब जाकर के वो फिर चुनौतियाँ आना शुरू होती हैं, परेशानियाँ आना शुरू होती हैं। और अगर आप सेल्फ मोटिवेट हैं और आपका गोल, आपका विज़न एकदम क्लियर है,
तो कोई भी परेशानी आपके ऊपर हावी नहीं होने पाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि कंफ्यूजन ही एक तरीके का फियर है। हाँ। तो सर जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत कम टाइम में, जितना मुझे पता है, कंपनी की फाउंडेशन ईयर मैं आपसे ही जानना चाहूंगी। जुलाई 2018। और आज हम 2025 के बिल्कुल बिगनिंग में बैठे हैं, तो मात्र 6 साल का ये समय है। आपने कंपनी को इतना जल्दी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, मैं कहना चाहूंगी आपकी कंपनी है, कैसे ये सब अचीव किया? देखिए, कोई भी काम या कोई भी अचीवमेंट अकेले संभव नहीं होता, ना ही अकेले पॉसिबल होता है। कोई भी काम क्या होता है ना कि बिज़नेस हो या कोई भी कुछ भी हो, वो एक विचारधारा का गेम है। मतलब बिज़नेस मेरे हिसाब से कोई भी बिज़नेस वो सेकेंडरी है। सबसे पहले कोई भी इंडस्ट्री है या कोई भी कंपनी ओनर है, उसका विज़न, उसकी सोच ही कंपनी है। और जब आपकी विचारधारा के साथ, आपकी सोच के साथ हज़ारों लोगों का संगठन जुड़ता है, हज़ारों लोगों की मेहनत जुड़ती है, तो कोई भी मंजिल या कोई भी टास्क कोई मतलब मुश्किल नहीं होता। और जब कंपनी हमने शुरू किया तो उस समय शुरुआत के दौर में कुछ साथी ज़रूर थे, लेकिन जैसे-जैसे काम बढ़ता गया, विचारधारा लोगों को, कंपनी का विज़न क्लियर होता गया, लोगों को सोच कि हाँ, नहीं ठीक है और ऐसा हो सकता है। जब ये विज़न क्लियर होने लगा और लोग विचारधाराओं के साथ जुड़ने लगे, तो एक बहुत बड़ा कारवां तैयार हो गया। हज़ारों हज़ार लोग जुड़ गए, सैकड़ों एम्प्लॉइज़, हज़ारों एसोसिएट्स, हज़ारों ग्राहकों का भरोसा। तो फिर कोई भी चीज़ या कोई भी सफ़र मुश्किल नहीं था, वो बहुत ही ईज़ी हो गया। और मुझे भी कभी ये नहीं लगा कि इतनी जल्दी इतना अचीवमेंट, वो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। लेकिन वो हज़ारों हज़ार एसोसिएट्स, हज़ारों ग्राहकों का विश्वास, हमारे 100-200 एम्प्लॉइज़ जो शुरुआती दौर में हमारे साथ जुड़े, उनका विश्वास आज कंपनी को यहाँ तक पहुँचा दिया। सर ऐसा क्या है जिससे आपकी इतनी बड़ी टीम को आप मोटिवेट रखते हैं? मोटिवेशन के लिए मैम देखिए, किसी भी मैनेजमेंट को, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है ना, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो फैमिली हो, जो उसका मुखिया होता है ना, उसको देख कर के उसके जैसा काम करने की कोशिश करती है या उसके जैसा बनने की कोशिश करती है। और यही एके इंफ्रा की सक्सेस का सबसे बड़ा राज़ रहा है, क्योंकि एज ए सीएमडी 6.5 साल लगभग कंपनी को होने वाला है और मैंने एक भी दिन लीव नहीं लिया, एक भी दिन रेस्ट नहीं लिया। तो ये चीज़ कहीं न कहीं हमारे एसोसिएट्स को, हमारे एम्प्लॉइज़ को भी मोटिवेट करती है। और शायद इसी मोटिवेशन की वजह से हमारे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ भी ऐसे हैं, जो शायद ही कभी लीव लेते हों। उस तरह से हमारे एसोसिएट्स मेहनत करना शुरू किए और काम करना शुरू किए, तो वो सब होता चला गया। सर ये मैंने आपके और भी काफी सारे एम्प्लॉइज से, आपके एसोसिएट से बात करी और सबने ये बोला कि आप में एक मैग्नेटिक पुल है, कोई जादुई शक्ति है। उसका राज क्या है? कोई ऐसा जादुई शक्ति नहीं है। होता क्या है, मैंने जैसे आपसे पहले ही बताया कि हर कोई अपने लीडर जैसा या हर कोई अपने जैसे कंपनी में मालिक के जैसा बनना चाहता है। तो जैसे मैंने लीव नहीं लिया, लीव नहीं लेने के साथ-साथ जो काम का डेडिकेशन है, जो मोटिवेशन है कि मुझे मेरे काम से ज़्यादा बड़ा कोई चीज़ कभी लगा नहीं। और हर समय फ़ोकस सिर्फ़ मेरे काम पे रहा कि नहीं, मुझे काम करना है। और वही चीज़ हमारे एसोसिएट्स को भी मोटिवेट की, हमारे एम्प्लॉइज़ को भी मोटिवेट की कि जब हमारे सर इस तरह से काम कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे भी करना चाहिए सक्सेस होने के लिए। तो बहुत सारे एसोसिएट्स भी उसी तरह से चलना शुरू किए। बहुत सारे लोग देख के एक तरीके से उसको फ़ॉलो करना शुरू किए और होता गया फिर। सर जैसे आपने बताया कि आपने इतने दिनों में कभी भी कोई छुट्टी नहीं ली, इतने घंटे आपने एक दिन में काम किए, तो आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? मैम देखिए, सब कुछ जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि एक सोच के साथ सब कुछ कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं। जब आपकी सोच पॉज़िटिव होती है और आपको लगता है कि नहीं करना है, तो चाहे वो ऑफ़िस एम्प्लॉइज़ हों, चाहे वो एसोसिएट्स हों, वो भी जुड़ते हैं कि नहीं ठीक है, अगर आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी विचारधारा के साथ जुड़ेंगे तो उनका भी करियर आगे बढ़ेगा। और परिवार को भी एक उम्मीद होती है कि चलो, अगर हमारे परिवार का कोई मेंबर कुछ करना चाह रहा है, कुछ अचीव करना चाह रहा है, तो परिवार का भी सपोर्ट मिलता है। तो वो धीरे-धीरे सब कुछ बैलेंस होता जाता है और सब कुछ बैलेंस हो गया और सब चल रहा है तो बेहतर। आपकी फैमिली काफी सपोर्टिव है आपके काम में। बिल्कुल। तो सर इतने सालों में आपका क्या एक्सपीरियंस है जो आगे आने वाले एंटरप्रेन्योर से आप चाहेंगे कि अगर वो भी आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं तो उन्हें क्या स्टेप्स लेने चाहिए?
नया व्यक्ति कोई भी मैम बिजनेस में जब आता है ना, चाहे वो कोई नया एंटरप्रेन्योर हो या कोई भी एक शॉप डाल रहा है या कुछ भी कर रहा है या जॉब भी करते हैं लोग, तो लोग सोचते हैं, मतलब एक शॉर्टकट लोग ढूंढते हैं कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे पैसा कमाना है, उसके चलते लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। और शॉर्टकट ढूंढने में चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, इस तरह के प्लान लाए जाते हैं, चीज़ें लाई जाती हैं कि हम जल्दी से जल्दी पैसा बनाएं। लेकिन बिजनेस को बड़ा करने के लिए और एक लंबे समय तक काम करने के लिए मेरे हिसाब से सबसे पहले आपका ईमानदार होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप शॉर्टकट अपनाते हैं तो शॉर्टकट का पहला तरीका यही होता है कि हम चीट शुरू करें, गलत करना शुरू करें, तभी शॉर्टकट होगा। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से चलेंगे तो वो शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो लोगों को सबसे पहले तो ईमानदारी के साथ काम करना होगा, मेहनत करना होगा, तभी जा कर के वो अपनी मंजिल तक पहुँच पाएँगे। और कोशिश करनी होगी कि हम किसी भी प्रकार का चीट नहीं करें किसी के साथ, कि हम अपने सक्सेस को पाने के लिए और शॉर्टकट अपनाने के लिए हम वो चीट का सहारा जो लेते हैं, वो फिर आपको पीछे कर देता है। जैसा आपने बताया कि आपने जो आपकी करियर की जर्नी है, उसमें सेल्समैन थे आप, उसके बाद आपने अपना खुद का बिज़नेस शुरू किया। क्या इस फ़ील्ड के अलावा भी और फ़ील्ड आपने कभी ट्राई किए? इस फ़ील्ड के अलावा पापा के बिज़नेस को भी मैंने ट्राई किया था, तो लेकिन चूँकि वो फ़ैमिली का मिला-जुला बिज़नेस था, तो किस चीज़ का बिज़नेस था सर? हमारे यहाँ सोन पापड़ी की फैक्ट्री हुआ करती थी अच्छा। और वो फ़ैमिली का मिला-जुला बिज़नेस था। तो इसके चलते फिर बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरा एक गोल ये शुरू से था कि मुझे कोई एक ऐसा बिज़नेस करना है कि वो पैसा, एम्प्लॉयमेंट और नाम, ये तीनों चीज़ बना सके। एक कंप्लीट इंडस्ट्री क्रिएट हो सके जिसमें हम लाखों लोगों को अपने साथ कनेक्ट करके काम कर सकें। तो वो उस बिज़नेस में पॉसिबल नहीं था। तो फिर सर अपना मेरे को वो नंबर क्लियर नहीं है ढंग से। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक-एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में आज की डेट में कितनी कंपनीज़ हैं? आज एके ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में 15 कंपनियाँ 8 अलग-अलग सेक्टर में काम कर रही हैं। हमारे 8 अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में हमारी 15 कंपनियों का ग्रुप काम कर रहा है। और 2025 में ही हम लोग कम से कम 2 से 3 नई इंडस्ट्री में और भी काम को शुरू करने जा रहे हैं। कौन-सी हैं वो इंडस्ट्रीज़? पहला तो कंपनी मिलेट्स प्रोडक्ट में आ रही है। हम लोग अच्छा। मिलेट्स का काम शुरू करने जा रहे हैं। मिलेट्स के जैसे प्रोडक्ट्स हो गए, फ्लोर हो गए। साथ ही साथ कंपनी अपनी एक एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के बिज़नेस को भी शुरू करने जा रही है। साथ ही साथ हम लोग अभी एक और किट बना रहे हैं, जैसे कि बाहर की कंट्रियों में रहने वाले लोगों को पूजा वगैरह की दिक्कत होती है, तो उसका भी एक कंप्लीट सॉल्यूशन और एक किट बनाने जा रहे हैं, जिसको हम अप्रैल-मई तक शुरू कर देंगे। सर मिलेट्स ही क्यों? मिलेट्स ही क्यों? मिलेट्स जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि कोई एक बिज़नेस कंपनी का टारगेट नहीं कि नहीं मुझे ये करना है, एक इंडस्ट्री क्रिएट करनी है और जो पब्लिक की डिमांड के हिसाब से, मार्केट की डिमांड के हिसाब से चले। और आफ्टर कोविड जिस तरह से मिलेट्स की डिमांड बढ़ी है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स में, हुँ, हुँ। तो एक मिलेट्स एक ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है, एक ऐसी संभावना बन सकती है जो हमको आने वाले समय में इंटरनेशनल मार्केट में एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को ले जा सकती है। चूँकि ये एकदम क्लियर है कि रियल एस्टेट से आप इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आ सकते, आप अपने देश में या 4-6 स्टेट्स में ही जा सकते हैं। लेकिन मिलेट्स है या अन्य जो ग्रोसरी एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं, उनके ज़रिए आप पूरे वर्ल्ड में जा सकते हैं। तो वो एक है कि पहला तो पब्लिक की डिमांड है, मिलेट्स का जिस तरह से लोगों ने डिमांड बढ़ी मार्केट में, और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपनी को इंट्रोड्यूस किया जा सके इस प्रोडक्ट के ज़रिए। बेसिकली अपॉर्च्युनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ दोनों ही बहुत ज़्यादा है मिलेट्स जी। में। तो सर आज से आगे आने वाले 5 से 10 साल में आप अपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को कहाँ देखते हैं? आने वाले 10 साल में, यानी जब भी कंपनी शुरू हुई थी 2018 में, तभी एक जो भी लोग हमारी टीम मेंबर थे, उनसे साथ ये चीज़ डिसाइड हो गई थी कि आने वाले 25 ईयर्स के अंदर जब कंपनी का लगभग 25 साल पूरा हो, तो एटलीस्ट इंडिया के टॉप 25 ग्रुप्स में हम अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस कर सकें। कि एक या ग्रुप ऑफ कंपनीज़ भारत की 25 सबसे बड़ी कंपनियों के समूह में शामिल हो सके। यही विज़न है और यही टारगेट है। सर बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि बीएससी हो गया या एनएससी हो गया, बीएससी में टॉप 30 कंपनीज़ होती है, एनएससी में टॉप 50 कंपनीज़ होती हैं, तो आप चाहते हैं जल्द से जल्द आपकी कंपनी जो है वो सेंसेक्स पे या फिर बिल्कुल, निफ्टी में आ जाए। बिल्कुल।
तो उसके हम लिए लगातार प्रयासरत भी हैं और पिछले 2 ढाई साल से लगातार कंपनी उस तरह से प्रयास कर रही है कि हम अपनी कंपनी का जल्द से जल्द लिस्टिंग करा सकें और उम्मीद है, हमें हमारी टीम पे भरोसा भी है कि आने वाले कुछ सालों में हम इसको लिस्टेड ज़रूर कराएँगे और इसकी तैयारी लगातार चल रही है। सर मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस क्रिएट करने के लिए, फिर सस्टेन करने के लिए और फिर ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि भरोसा हो लोगों का आप में। वो भरोसा क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए मैम, जैसे कि आपने एके के बारे में देखा होगा कि हमारा पंचलाइन ही है, एक ही है तो ओके है जी। और कंपनी सिर्फ़ उसी विज़न को पूरा करना चाहती है और इसी वजह से लगातार ग्राहकों के बीच में लगातार मार्केट में हमारी लोकप्रियता बढ़ती गई क्योंकि आज तक इन 6 साढ़े 6 सालों में हमारा कोई भी कस्टमर अनसैटिस्फाइड नहीं है। हम लोग अपने कस्टमर्स को आज तक और सेल्स एसोसिएट को भी लगातार ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि आप जो भी फैक्ट्स हैं वही क्लाइंट्स के सामने रखिए क्योंकि जब आप सही बोल के कोई बिजनेस को करेंगे तो आप लंबे समय तक उसको चला पाएंगे और लोगों का विश्वास बना पाएंगे और सक्सेस हो पाएंगे। सर ऐसी कोई कहानी जहाँ पे कंपनी आउट ऑफ द वे जाके कंपनी ने किसी की हेल्प करी हो? ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि आउट ऑफ द वे जाकर के कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें किया है, लेकिन होता क्या है ना कि अभी अगर किसी भी चीज़ को आउट ऑफ द वे अगर कोई भी चीज़ कैमरा में या इंटरव्यू में बताया जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी वो चैरिटी या आपका वो किया हुआ काम हर किसी को पसंद आए। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अगर कोई भी फैसला, कोई भी काम आउट ऑफ द वे जाकर हुआ है, तो उसके बारे में हमारे सिलेक्टेड स्टाफ, हमारे एसोसिएट्स ही जाने क्योंकि अगर कोई चीज़ आउट ऑफ द वे हुई है तो इसका मतलब है कि वो हो सकता है किसी से के साथ कोई ऐसी कैजुअलिटी हो, कोई ऐसी मिसहैपनिंग हुई हो या कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो, तो उस तरह की चीज़ों को हमें लगता है कि अगर इस तरह से बताएँगे तो कहीं न कहीं ये उसका अपमान है कि जिसके लिए किया गया। बोलते भी नहीं कि हमने ये किसके लिए किया या ये इसके लिए किया। सर आप बेसिकली प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। ज्यादातर जब कंपनी ग्रो कर जाती है तो लोग बड़े शहर की ओर मूव कर जाते हैं। आपका ऐसा कोई फ्यूचर प्लान? नहीं, ऐसा बिल्कुल फ्यूचर प्लान नहीं है। प्लानिंग कंपनी को इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे ले जाने का है, ना कि खुद की फैमिली को दूसरे शहरों में शिफ्ट करने का क्योंकि जो कम्फर्ट और जो रिलैक्स आपको हमेशा अपनों के बीच में मिलेगा, अपने गाँव में, अपने शहर में, जिस जगह आप पले-बड़े हुए, जहाँ से आपको पहचान मिली, वो कम्फर्ट, वो रिलैक्स कहीं आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए आने वाले समय में कभी भी ऐसा कोई प्लान है नहीं कि हम या अपनी फैमिली को लेकर के हम बाहर किसी शहर में शिफ्ट हों। सर आपकी लाइफ में आपका कौन आइडल रहा है? मेरी लाइफ में आइडल मेरी मम्मी रहीं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाया और बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस आए जिसको वो एक्सेप्ट करते हुए हम लोगों को पढ़ाईं। हमें, हमारी सिस्टर है, पढ़ाए और घर को सँभाला और कहीं न कहीं वो एक संस्कार था जो मिला और वही रहा है जो आज तक हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। वैसे बिजनेस में किसके पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं आप? बिज़नेस में किसी के पद चिन्हों पे नहीं चलना क्योंकि ज़्यादातर बिज़नेसमैन का मोटिव होता है कि हमें पैसा बनाना है या इंडस्ट्री मतलब हमें बिज़नेसमैन बनना है, लेकिन कभी मेरा ये पैसा नहीं रहा। कंपनी का शुरू से ये रहा है कि हमें अपनी एक खुद की आइडेंटिटी बनानी है, खुद की अपनी एक पहचान बनानी है। क्योंकि यदि अगर किसी के पद चिन्हों पे चलना होगा तो उसके जैसा ही आप कॉपी करना शुरू करेंगे और जब उसके जैसा कॉपी करना शुरू करेंगे तो उससे बड़े आप कभी नहीं बन पाएँगे। बिल्कुल सही बात है, ओरिजिनल ही रहना है हमेशा। बिल्कुल। तो अब सर आज से लेट्स से मैं आपको कहती हूँ 5 साल बाद मैं आपसे मिलती हूँ, तो क्या ऐसे बैठ के बात हो पाएगी तब? बिल्कुल होती है मैम। आप कोई भी मेरे ऑफ़िस में आप आइएगा, कहीं पे भी आप मुझसे मिलिए, हर कोई मुझसे मिल सकता है और मेरी कोशिश भी ये होती है कि वो कोई भी व्यक्ति आए, मैं उससे मिलूँ और शायद कहीं न कहीं सक्सेस का रीज़न भी यही रहा है क्योंकि जैसे-जैसे किसी भी व्यक्ति को सक्सेस मिलती जाती है, वैसे-वैसे वो पब्लिक से दूर होना शुरू हो जाता है। उसको ये गलतफ़हमी हो जाती है कि अभी मैं स्पेशल पर्सन हो गया हूँ या उसे लगता है कि नहीं अब मैं वीआईपी हो गया, मुझे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा मेरा कभी नहीं रहा। मेरे यहाँ शायद मेरे साथ जो जुड़े हुए बड़े लीडर्स हैं, उनको मिलने में हो सकता है 2, 4, 6 घंटे का समय लगता हो व्यस्तता की वजह से। लेकिन अगर कोई मेरा नया एसोसिएट या मेरा कोई नया कस्टमर आता है,
तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि शायद अगर मैं बिजी भी हूँ तो उस काम को ड्रॉप करके मैं मिलूँ। और सुबह 10 बजे से लेके रात के 8-9 बजे तक मैं रेगुलर ऑफिस में बैठता हूँ। ये मेरी दिनचर्या में है कि सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक कम से कम 10 घंटे मैं रेगुलर ऑफिस में बैठता हूँ। और हर किसी से, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे मैं ना मिलूँ। लाइफ में ये सोच भी है और एक है कि भई कंपनी चाहे जितनी बड़ी हो जाए, मिलना-जुलना किसी से खत्म नहीं होगा। जितना समय बचेगा, उतने समय में अपने लोगों से ज़रूर मिला जाएगा। और जब ये भी संभव नहीं कि हर समय हर किसी से मिला जा सके, ये भी संभव नहीं है। क्योंकि कभी-कभी व्यस्तता होती है, कभी-कभी आउट ऑफ स्टेशन भी रहना होता है। तो उस चलते पब्लिक को प्रॉब्लम होती है अगर कोई आता है मिलने, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। हमारा अपना खुद का, मैंने अपने पर्सनल बिहेव पे 3-4 टेलीकॉलर्स और फ़ोन नंबर्स अलॉट करके रखे हैं, जिसमें यदि किसी व्यक्ति के पास कोई समस्या है और वो हमारे तक आने में उसको दिक्कत हो रही है या कोई परेशानी हो रही है, तो वो व्यक्ति उन नंबर्स पे कॉल कर ले। हमारा स्टाफ उसको हैंडल करता है और चाहे वो कस्टमर हो, चाहे एसोसिएट हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमारे स्टाफ की तुरंत कोशिश होती है कि हम जल्द से जल्द उस समस्या को सॉल्व कर लें। और अगर कोई समस्या वो नहीं सॉल्व कर पाता तो उसकी भी मैं वीकली रिपोर्ट लेता हूँ और कोशिश होती है कि चाहे फ़ोन के ज़रिए, चाहे उसको बुला के, मिल के समस्या सॉल्व की जाए। बाकी फ़ोन पे मैं कभी भी कोई भी व्यक्ति अपनी बात, मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर लगभग मेरे सारे ग्राहकों के पास, लगभग काम कर रहे सभी एसोसिएट्स के पास, सभी एम्प्लॉयी के पास आपको मिल जाएगा। जितना आसानी से मेरा मोबाइल नंबर आपको पब्लिक के बीच में मिलेगा, उतना शायद ही किसी बिज़नेसमैन का मिले। और मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक लगभग सबकी फ़ोन कॉल अटेंड की जाती है और उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया जाता है। फिर ऐसा कोई कॉज़ जिसके लिए आप चाहते हैं, आपके हमेशा से मन में रहा हो कि इस कॉज़ के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ? पब्लिक में हम देखिए पर्टिकुलर अगर बिज़नेस को आपको लेके चलना है, एक इंडस्ट्री क्रिएट करनी है, तो हम किसी भी एक कॉज़ को लेके नहीं चल सकते कि नहीं मुझे सिर्फ़ इसी तरह के लोगों के लिए काम करना है, नहीं। आप एक बेहतर कंपनी, एक बेहतर बिज़नेसमैन तभी बन पाएँगे जब आप हर क्लास को अटैच करें, क्योंकि मार्केट में 300 वाली शर्ट पहनने वाले लोग भी हैं और 30,000 की शर्ट पहनने वाले भी लोग हैं। और हर वो सक्सेस कंपनी, हर वो बड़ी कंपनी जो आज सक्सेस है, वो 300 वाला प्रोडक्ट भी बनाती है और 30,000 वाला भी प्रोडक्ट बनाती है। तो वही चीज़ एके ग्रुप के साथ भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम आने वाले समय में 100, 200, 500 वाला प्रोडक्ट भी मेरे पास हो और कभी करोड़, 2 करोड़ की भी बड़े-बड़े विलास रो हाउसेस ये भी हमारे पास हो। सर, इस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो 15 कंपनीज़ का आपका ग्रुप है, इसमें कोई एनजीओ भी है? हाँ, एके चैरिटेबल सोसाइटी हमारा, वो अच्छा। अलग से है। इन 15 कंपनियों के अलावा हमारा एक एके चैरिटेबल सोसाइटी है, जो लोगों के लिए चैरिटी का काम करता रहता है। और अभी हमारा एके चैरिटेबल सोसाइटी 100 बच्चों के लिए हम अपना एक स्कूल बना रहे हैं। अभी वो स्कूल जूनियर सेक्शन तक है। आने वाले समय में उसको हम और बड़ा भी करेंगे, अच्छा। जिसमें 100 बच्चे को हम लोगों का भी टारगेट है कि शुरुआती दौर में 100 बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए, जो जिनकी फैमिलीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर पाती, गरीब बच्चे हैं। उनको हम लोग एक कॉन्वेंट लेवल का, सीबीएसई लेवल का हम उनको एक बेहतरीन एजुकेशन जो है आपको एक अच्छे से स्कूल में मिलता है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकें। और नेक्स्ट ईयर तक एक 100 पेशेंट की एक छोटी-सी डिस्पेंसरी भी टारगेट में है कि हम लोग बनाएँगे एके चैरिटेबल सोसाइटी से, जहाँ पे कम से कम 100-200 लोगों को रोज़ाना मुफ्त में इलाज और दवाइयाँ मिल सकें। सर, ये तो काम की बातें हो गई। कोई ऐसी हॉबी आपकी जो आप बहुत एन्जॉय करते हो? मैम, काम करते-करते कोई ऐसी हॉबी अपने को ही याद नहीं रही कि हमारी कौन-सी हॉबी बची है या क्या एन्जॉय करना है, क्योंकि आज काम करना ही हॉबी बन गई है और काम को करते रहना ही एक एन्जॉयमेंट है। कि अभी लगता है कि अगर जिस दिन काम नहीं है उस दिन बोर होते हैं कि आज क्या करना है, कैसे करना है, तो चलो कुछ न कुछ कर आते हैं। तो काम खोजना एक हॉबी बन गई, काम करना हॉबी बन गया। उसी में आदमी अपना मनोरंजन भी तलाशता रहता है कि चलो ठीक है, अभी चूँकि बहुत सारे ऐसे एसोसिएट्स हैं हमारे साथ, जिनसे एक फ्रेंडली रिलेशन हो गया है, तो कभी समय रहा तो उनके साथ बैठ कर के थोड़ी देर हँसी-मज़ाक हो गया बस। सर, आई एम श्योर आपको वैसे तो घूमने का टाइम नहीं मिलता होगा, लेकिन काम की वजह से आप काफ़ी शहरों में, देश-विदेश में घूमे होंगे। कौन-सी जगह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई? ऐसी कोई जगह पसंद नहीं आई, क्योंकि जब भी मेरा नेचर रहा है कि काम जैसे मैं अभी लास्ट टाइम कुछ दिन पहले बैंगलोर गया था और आप यकीन नहीं करेंगे कि
मैं फ्लाइट से जब उतरा और सीधे होटल गया, और होटल से निकला भी तब हूँ जब चेकआउट किया हूँ, और सीधे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से वापस। तो जब भी जिस भी शहर में जाते हैं, कभी भी आज तक घूमने की कोशिश किया ही नहीं गया। और जो टाइम काम निपटाने के बाद बचता है, तो उसमें इंटरनेट के ज़रिए खोजा जाता है कि क्या नई चीज़ कर सकते हैं। अच्छा। इंटरनेट पे रिसर्च होता है कि क्या दूसरे बिज़नेसमैन किए जो बड़े बने। तो अच्छा। वो एक तरीके से आप सोचिए कि अगर कभी बाहर के शहर में गए, अपना काम करने के बाद जो टाइम बचता है, हुँ। उसमें उस चीज़ को रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है। वो मेरे पास एक खाली समय भी बचता है, जिस पे हम सोच सकते हैं, कोई नई चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी कहीं बाहर जाते हैं, तो उस काम का यूज़ पूरा उसी तरीके से किया जाता है कि अपने काम को ख़त्म करने के बाद जो समय बचे, उसमें नई चीज़ों को सीखिए और नई चीज़ों को क्रिएट करिए। सर, जो यंग जनरेशन, आने वाली जनरेशन है और जो मिस्टर हिमांशु कुशवाहा जैसी बनना चाहती है, उनके लिए क्या मैसेज है? मैम, उनके लिए मैसेज यही है कि भाई आपकी सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, और बहुत सारे लोग मेरे जैसा बनना भी चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शायद मेरे जैसा बनने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने गलत निर्णय भी जीवन में लिए, जिनकी अच्छी भली लाइफ पटरी पे चल रही थी, और वो डिसाइड किया कि नहीं, मुझे सीएमडी बनना है। बनने के लिए हमारे जैसे कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा, कुछ आदत को बदलना होगा, क्योंकि अगर आप हमारे जैसा बनना चाहते हैं, तो हमारे जैसे आपको करना होगा। सिर्फ मॉर्निंग में 6 बजे उठना होगा। नई जनरेशन आजकल 9-10 बजे सो के उठती है। लेट नाइट तक आप पार्टीज़ करते हैं, घूमते हैं। ये आपको छोड़ना होगा। जैसा कि अभी हमने आपको पूरा बताया ना कि सब कुछ आपको छोड़ना होगा। अपनी हॉबीज़, अपनी चीज़ें, सब कुछ छोड़ के जब आप 24 आवर अपने काम के लिए डेडिकेटेड होंगे, तो निश्चित रूप से आप हमारे जैसा क्या, हमसे भी आगे आप जा सकते हैं। सर, मेरा वही मतलब था, बिज़नेस में नहीं, हिमांशु कुशवाहा जैसा इंसान बनने के लिए। उस मैम, इंसान देखिए, हम भी नॉर्मल इंसान हैं, जैसे सब इंसान हैं, वैसे हम भी इंसान हैं। कोई ऐसा स्पेशल नहीं है कि नहीं, कोई हमारे पास स्पेशल कुछ है। अगर आपके विचार अच्छे होंगे, चीज़ें अच्छी होंगी, तो आप बिल्कुल हमारे जैसा क्या, हमसे भी आप अच्छे बन पाएँगे। क्योंकि हम भी आप सभी जैसे, हर कोई इंसान कॉमन इंसान है, वैसे ही हम हैं, कोई अलग थोड़ी है। लेकिन बस आपको बनने के लिए आपको कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी, अच्छा बनना हो। सर, एक क्वेश्चन मैं बहुत इम्पोर्टेंट भूल गई आपसे पूछना, ये जो एके ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, ये इस नाम का जो मीनिंग क्या है? एक्चुअली आरुष कुशवाहा हमारे बेटे का नाम है, और अच्छा। छोटे बेटे का नाम आरव कुशवाहा है। तो जब कंपनी बनी, तो ए और के दोनों को मिलाकर के एके कंपनी बनी। अच्छा, ओके। जी। और ये जो टैगलाइन है, ये कहाँ से दिमाग में आई? ये दिमाग में नहीं आई। एक्चुअली कंपनी के लिए एक पंच लाइन बनाना था, एक लोगो कंपनी के लिए हम लोग सोच रहे थे कि कुछ एक स्लोगन हम बनाएँगे, और एक दिन बातचीत के दौरान ही एक लोग बोले कि नहीं, नहीं सर, ठीक है, एके है तो ओके है। वो कह कर के वो बाहर निकले। अच्छा। उनको, उनका मतलब ये, उनके मन से ये निकली हुई आवाज़ थी कि नहीं, एके है तो ओके है सर। तो जैसे वो ये बात बोल के बाहर निकले, तो ये तुरंत हमारी टीम ने बोला, नहीं, नहीं सर, ये एकदम परफेक्ट पंच लाइन है, यही होना चाहिए। तो उसी दिन से फिर वो कंपनी का एक स्लोगन बन गया। तो बेसिकली एक्सीडेंटली। हाँ, एक्सीडेंटली है, और ये हमारे कस्टमर्स का फीडबैक था, जिसके आधार पे ये एके है तो ओके बना। तो एके है तो सब कुछ ओके हो जाता है जी। लाइफ में। से बाकी पर्सनल मैं थोड़ा जानना चाहूँगी आपके बारे में, खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में मैम हम प्योर वेजिटेरियन हैं, और जो हमारे यहाँ यूपी में जो लोकल फूड्स हैं, वही मैं खाना पसंद करता हूँ। प्रयागराज में कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं एग्ज़ैक्टली? प्रयागराज में बेसिकली नैनी से हम बिलॉन्ग करते हैं, नैनी हमारा आवास है। अभी आपकी फैमिली में कौन-कौन है? अभी हमारी फैमिली में मम्मी हैं, वाइफ़ हैं, और 2 बच्चे हैं। तो आप और आपकी वाइफ दोनों ही काम में एक साथ जुड़े हुए हैं, या वो घर पे रहती हैं और आप बाहर रहते हैं? नहीं, वो जुड़ी हुई हैं, जैसे कि बहुत सारे काम ऑफ़िसेज़ के ऐसे होते हैं जो मेरे एब्सेंस में होना ज़रूरी है, तो उनका सहयोग रहता है, वो सहयोग करती भी हैं काम में, तो सहयोग होता है। तो सर, घर पे भी काम की बातें होती हैं, या घर पे पर्सनल लाइफ के बारे में, बच्चों के बारे में? नहीं, और घर पे दोनों मिली-जुली बातें होती हैं। अगर काम का बात है तो काम का होगा, और अगर काम की बात नहीं है तो फैमिली की बात होगी, तो वो तो बातचीत के दौरान मिला-जुला रहता है। सर, जैसे आपने बताया आपके 2 बेटे हैं, क्या आप उन्हें सफिशिएंट टाइम दे पाते हैं? नहीं, उतना टाइम तो नहीं दे पाते, लेकिन चूँकि मम्मी हैं घर पे हमारी, तो बच्चे ज़्यादा उनसे घुले-मिले हैं, तो मम्मी चूँकि घर पे रहती हैं, तो पूरा टाइम वो देती हैं। लेकिन फिर भी आप उनके रिपोर्ट कार्ड्स और उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते रहते हैं? मैं आज तक, मेरे बड़े बेटे का एडमिशन हुआ,
एडमिशन कराने से लेकर के पेरेंट्स मीटिंग से लेकर के सब कुछ मम्मी ही मैनेज करती हैं। अच्छा। क्योंकि मम्मी मेरी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रही हैं, जैसा कि मैंने बताया, तो मुझे ये लगता है कि मुझसे बेहतर वो उस चीज़ को कर सकती हैं। और आज तक जितना भी थर्ड स्टैंडर्ड में बेटा है हमारा, तो ये 4-5 साल जितना भी उसके एजुकेशन को हुआ है, पूरा मम्मी ने ही मैनेज किया है। अच्छा, एडमिशन कराने से लेकर आज तक। तो आपके बेटे को आप चाहेंगे कि आप ही की ग्रुप ऑफ कंपनीज में वो अपना कदम रखें और यहीं से आगे अपना जो फ्यूचर प्लान करें, या फिर आप चाहेंगे वो अपने दम पे कुछ करें? मैम दोनों चीज़ें, क्योंकि देखिए भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन अगर जो मेरा लक्ष्य है जीवन का, अगर मैं उसको अचीव कर पाता हूँ, तो फिर बेसिकली बिल्कुल मैं ये चाहूँगा कि वो जॉइन करें। लेकिन दोनों ही चीज़ें इंसान के जीवन में हो सकती हैं। हो सकता है मैं जो सोच रहा हूँ उससे बेहतर कर लूँ या ना भी कर पाऊँ। तो अगर नहीं कर पाया, तो फिर बिल्कुल होगा कि वो इंडिपेंडेंट कुछ करे। लेकिन अगर जितना मेरे लाइफ़ का उद्देश्य है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, अगर वहाँ तक पहुँच पाया, तो ये भी चाहत होगी कि वो जॉइन करें। जैसे कि आपने बताया आपकी ग्रुप ऑफ कंपनीज में 15 कंपनीज हैं, इतना बड़ा एम्पायर है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, हजारों लोग आपसे जुड़े हुए हैं, इतने सारे कस्टमर्स हैं। आप हर जगह तो प्रेजेंट नहीं रह सकते हैं, आपको जगह जगह जाना भी पड़ता है, कई बार और भी काम की व्यस्तताएं होती हैं। तो ऐसे समय में कौन है आपका जो साथ निभाते हैं और जिन पे आप आंख बंद करके भरोसा कर पाते हैं? देखिए मैम, कोई भी बिज़नेस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कि अकेले नहीं किया जा सकता है, वो एक ग्रुप की मदद चाहिए। फिर भी जैसे मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, जो मेरे एब्सेंस में, जैसे कि मैं कभी बाहर गया या आउट स्टेशन मेरा कोई काम रहा या फिर मैं इलाहाबाद में भी रहा, वो चूँकि हमारे फैमिली मेंबर हैं, तो हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा भरोसे के हैं। भरोसा करता हूँ और वही पूरे काम को मैनेज करते हैं। जैसे कि हमारे एक मामा जी हैं, तो 2 मामा हैं हमारे। एक आप कहीं पे भी ये वीडियो चलेगा भी तो भी लोग जान जाएँगे कि कौन है। तो मामा जी पूरा लीगल कंपनी का हमारे मैनेज करते हैं सब कुछ। अब मैं इलाहाबाद में रहूँ या ना रहूँ, वो पूरा मैनेज करते हैं, वो पूरा अपनी ज़िम्मेदारी पे मैनेज करते हैं। हमारे एक छोटे वाले मामा हैं, वो पूरा एजुकेशन का, यानी एजुकेशन में वो पूरा मैनेज करते हैं। आज मुझे पता भी नहीं है कि एजुकेशन में मेरे यहाँ कितने टीचर्स हैं, कितने एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, या कितना रेंट जाता है, कितना सैलरी जाता है, कुछ भी मुझे नहीं पता। वो टोटल वही मैनेज करते हैं। अच्छा। उसके बाद चूँकि आपने जैसे अभी बताया कि हमारी 50 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, उन ब्रांचों को मैनेज करने के लिए हमारे यहाँ 3-4 लड़के रिलेटिव हैं हमारे, जैसे कि अभय हैं, विवेक हैं, वीरेंद्र हैं, ये लोग मैनेज करते हैं। कस्टमर की चीज़ें मैनेज करनी होती है, जैसे कि उनका टाइम पे रजिस्ट्री लगा कि नहीं लगा, ऑफ़िस का मैनेजमेंट करना हुआ, साइट डेवलपमेंट का देखना हुआ कि कहाँ क्या चल रहा है। तो हमारे ब्रदर इन लॉ हैं, पंकज जी हैं, नीरज जी हैं, ये लोग पूरा मैनेज करते हैं। फिर हमारा एक म्यूज़िक का प्रोडक्शन है, तो हाँ। जिसमें कि हमारे बहुत ख़ास एक मित्र हैं आशीष जी, वो पूरा मैनेज करते हैं। योगेश जी हैं, वो पूरा मैनेज करते हैं। तो इस तरह से एक पूरा टीम है जो अलग-अलग जगह पे, उन्हीं की ज़िम्मेदारी है मैनेज करने की। और आने वाले समय में कुछ नई इंडस्ट्रियाँ जो आएँगी, उसके लिए भी हमारे जो ख़ास और करीबी लोग हैं, वो लगे हुए हैं। तो जैसे ही वो इंडस्ट्री पूरी तरीके से स्थापित होती है, फिर किसी न किसी को वो ज़िम्मेदारी दी जाएगी कि अभी आपको ये इंडस्ट्री चलानी है, ये इंडस्ट्री चलानी है। तो बेसिकली हर काम को बाँटा गया है और जिसको जो काम मिला है उसकी लीडरशिप उसी के पास है, उसके पास ही उसका जो है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ओनरशिप उसके पास है। तो बेसिकली आप ये जो नाम कह रहे हैं, इन नाम पे, इन लोगों पे आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये सभी लोग हमारे फैमिली मेंबर हैं। तो मुझे ये जो मेरा मानना है कि फैमिली मेंबर्स से ज़्यादा विश्वसनीय आपके लाइफ में कोई नहीं हो सकता है। बिल्कुल। सर, भरोसे की बात हो रही है तो मैं ये भी जानना चाहूंगी साथ ही साथ कि इतने साल के बिजनेस में कुछ ऐसे भी लोग आए होंगे जिन्होंने आपको धोखा दिया होगा, आपके विश्वास को विश्वासघात किया होगा आपके साथ। तब कैसा एक्सपीरियंस रहा? उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया? ये तो बहुत लंबी कतार है, ठीक अच्छा। है? शायद इसको बताना शुरू करेंगे तो कई घंटों का जितना समय निकल जाएगा, लेकिन ठीक है, हमारी शुभकामनाएँ उनके साथ है। लेकिन बस यही कहना चाहेंगे कि वो जो कर रहे हैं, वो करते रहें। और चूँकि आप जो करके आए हो, मेरा जो मानना है कि जो आप करके आए हो, वो आपको मिलेगा, ठीक है? कर्मा ऑलवेज कम्स बैक। उनके लिए शुभकामनाएँ हैं कि उनके साथ ऐसा ना हो कि जिस पे वो भरोसा करें और वो उनका भरोसा तोड़ें। बाकी ठीक है, मेरी शुभकामना है कि वो जो सपना देख कर के उन्होंने अपनी लाइफ़ का डिसीज़न लिया है, वो उस सपने को अचीव कर पाएँ। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर हिमांशु कुशवाहा, जिन्होंने मात्र 6 साल में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, और वो भी सिर्फ अपने दम पे।
आपने जाना कैसे आज भी वो इतने घंटे अकेले काम करते हैं और हजारों लोग उनसे जुड़ चुके हैं, और भरोसा और ईमानदारी जिसके चलते वो अपने रास्ते में सफल होते जा रहे हैं, कामयाब होते जा रहे हैं। और नई जनरेशन के लिए भी उनका यही मैसेज है कि सभी लोग ईमानदारी से काम करें, तभी भरोसा वो जगह पाएंगे लोगों में, और जिसकी वजह से आज वो अपने काम में सफल हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो सर एक बार कह दीजिए, एके है तो एके है तो ओके है।